एडिटेरिया बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन का सेट 3 देखेंगे। किस नदी को तेल रिवर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है नाइजर नदी। नाइजर नदी नाइजीरिया से बहने वाली एक नदी है। इस नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं जायदे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? एटलस ब्लॉक पर्वत नहीं है। एटलस एक मुर्दार पर्वत है, बाकी ब्लॉक पर्वत है। सिएरा नेवादा कॉर्निफोलिया में, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजस यूरोप में स्थित है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है। एटलस पर्वत पश्चिमोत्तर अफ्रीका में स्थित एक 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैला हुआ है। कौन सा मिलान असत्य है? किजिल-कुम सऊदी अरब, यह मिलान असत्य है। किजिल-कुम मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह आमू दरिया और सीर दरिया के बीच के दोआब में स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है, हालांकि एक छोटा भाग तुर्कमेनिस्तान में भी पड़ता है। सऊदी अरब में नाफुद, हमद और रब अल खाली मरुस्थल है। कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? काकेशस पर्वत रूस में स्थित है। काकेशस पर्वत रूस में स्थित है। काकेशस पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है। यह एशिया तथा यूरोप की सीमा पर अवस्थित है, जबकि एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश होगा। भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से लगा हुआ है, जो 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम है। नागार्जुन सागर श्री सेलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। वर्ष 1883 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है एवं काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। कौन द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें नहीं है? धारवाड़ द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें सबसे पहले बनी अवसादित शैली है। आज एकांतित रूप में मिलती हैं, जिसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उसमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होती है? 75 सेमी से भी कम होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 भाग में शुष्क खेती अपनाई जाती है। भारत में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम राजस्थान, कठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात एवं प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश आदि आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? यह पूर्वी चंपारण में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। जनगणना के अनुसार पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं समस्तीपुर में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले बिहार के शीर्ष 4 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी SC प्रतिशत है? यह है पंजाब में। भारत के राज्यों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। 31.9% यहाँ है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086। भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति जनसंख्या है। बिहार के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, हालांकि इनको 4 उपजोन में विभाजित किया गया है। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? डेन्यूब है।
यूरोप की मुख्य नदी डेन्यूब है, जबकि डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की, हुआंग हो चीन की, अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी है। डेन्यूब नदी 5 मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है और फिर यूक्रेन और रोमानिया में एक डेल्टा बनाकर काला सागर में मिल जाती है। कैंपेगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। कैंपेगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका में है। भारत में पहले जूट मिल की स्थापना 1855 में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। भारत और कच्चे जूट और जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर है। प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से मिले हैं। कोल्डी हवा चावल के प्राचीन साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद के दक्षिण के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्रमशः नवपसानिक, ताम्रपसानिक एवं लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाले वस्तुओं में बुनाई की टोकरियाँ, औजार एवं मनके जो बड़ी मात्रा में मिले हैं। कौन हड़प्पा कालीन नगर है? इसमें मोहनजोदड़ो, गेनेडीवान, धौलावीरा सभी हड़प्पा कालीन नगर हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य नहीं, ये तो हो गया है। अब आगे चलेंगे। 17 दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था लाख बख्श के नाम से। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। चटगांव शस्त्रागार छापामार की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? यह बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार कांड को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल के इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी आरंभ किया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1909 में लाए गए भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मीटो सुधार भी कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? यह गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषा में प्रकाशित होता था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? यह चुना गया था स्वामी सहजानंद को। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद जी को ही बनाया गया था। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? असहयोग 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुत्थान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। सभी सही है। समावेशी विकास का आस समाज के सभी वर्गों तक समाधान एवं सुविधाओं की पहुंच से है।
निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? चालू खाते का घाटा राजकोषीय संकेतक का अंश नहीं है, जबकि राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा आदि राजकोषीय संकेतक हैं। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय का एवं एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत के पूर्व गरीबी को मापने के लिए घरेलू उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य, साथ ही विभिन्न राज्यों के मध्य कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 एवं 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इस तत्व का द्रव्यमान संख्या 38 होगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ सभी कथन सत्य हैं। सही से देखेंगे, यह केंद्र सरकार का एक बैंकर है, सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता है, लागू करता है, यह भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है, उसका प्रबंधन करता है, यह भी सही है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें पराश्रव तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। निम्नलिखित में कौन सुम्लित नहीं है? संतरा फार्मिक अम्ल है या सुम्लित नहीं है? फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू, बर्रों के डंकों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल इसके लवण पाए जाते हैं। मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका वायुमंडलीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है, जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है, तब वह विरल हो जाती है, ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तित होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश जो हवा की परतों में अपवर्तित होता है, त्यों वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रकाश जीव सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट, जल तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। पॉलिस्टर एवं कपास का मिश्रण होता है, जबकि पॉलिस्टर और ऊन के मिश्रण को पॉलीवूल कहते हैं। इनसे कपड़ा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? एलपीजी का सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है, जिसका ऊष्मीय मान 5500 kJ/kg होता है। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसे ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? ये हीलियम को मिश्रित किया जाता है। हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक ताप पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड होता है। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह यकृत। ग्रंथि एक अंग है जो शरीर के एक विशिष्ट कार्य करने वाले पदार्थों का उत्पादन और रिलीज करता है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत लगभग 15 से 22 मानव शरीर की सेमी लंबा और चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 kg का होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्रावन इत्यादि करती है। अमीनो अम्ल बहुलक होता है, यह प्रोटीन का होता है। अमीनो अम्ल बहुलक, अमीनो अम्ल बहुलक प्रोटीन का अमीनो अम्ल बहुलक प्रोटीन है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। अमीनो अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। भोजन का स्वादिष्ट अवशोषण कहाँ होता है? यह इलियम में होता है। इलियम छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर से 7.5 मीटर होती है। इलियस इसका एक भाग है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण इसकी दीवार में बनी रसाकुरों द्वारा होता है। इलियम प्रासरक ध्वनि का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? प्रासरक ध्वनि का प्रयोग देखते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है। घड़ियों की पुर्जों को साफ करने में भी प्रासरक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। संकेत भेजने में भी किया जाता है। अर्थात आंसर होगा उपयुक्त सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 90% भाग होता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? या स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार का कार्य भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना आदि कार्य करता है ताकि आसानी से निगला जा सके। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता मौजूद होती है। इंसुलिन में जस्ता मौजूद होती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। परखनली शिशु के मामले में कौन सा कथन सत्य है? निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। जो मादाएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती हैं उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त प्रभावित होता है। थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिससे के रोगी के शरीर में हेमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग 2 प्रकार का होता है, थैलेसीमिया और थैलेसीमिया। इसमें रोगों के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है जिससे अरक्तता उत्पन्न हो जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसका उद्देश्य वन्य जीव की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण है। कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय कचरे से उत्पादित ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। कौन सा कथन असत्य है? महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त होता है, सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्य विधि के तहत राज्य प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ये गलत है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों की कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ये भी सही है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? यह 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC और 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को खारिज कर दिया जो राजनेताओं और नागरिक समाज को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम फैसला देने का प्रयास करता था। NJAC एक संवैधानिक निकाय था जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया गया। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यह हटाया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड रेंज का विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड का विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371B में असम राज्य के लिए, 371C में मणिपुर के लिए, 371D में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। इसके लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? यह लागू हुआ 5 अक्टूबर 2005 से 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना का अधिकार अधिनियम को संविधान द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा कि लोग कह और अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि वो न जाने। इसी कारण सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में छुपा है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। सर्वोच्च न्यायालय उसे अन्यत्र भेज सकता है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायमूर्ति श्री HJ कर्निया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री U ललित हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 है, जिनमें केवल 4 महिलाएं हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कथन सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, यह तो सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था, यह सही है। 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रखना। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पुदुचेरी एवं दिल्ली संघ राज्य के मुख्यमंत्री तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य के उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? 52वां संविधान संशोधन में। संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई, जिसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी किया गया। इसमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। किस चुनाव में मतदाता उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में यह कर सकता है। लोकसभा में कर सकता है, राज्यसभा में नहीं कर सकता है, विधानसभा में कर सकता है, विधान परिषद में नहीं कर सकता है। अर्थात 1 और 3 सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है वियना में है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई। इसका मुख्यालय वियना जो ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। निम्न किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? 2023 को बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजरा के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? यह दक्षिण कोरिया बना है। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई है। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? यह किया गया है झारखंड राज्य को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
प्रतिवर्ष सरकारों और संगठनों और व्यक्तियों को तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए उनके प्रयासों और योगदान के लिए सम्मानित करता है। इस वर्ष WHO ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु नाम से चित्तरंजन दास को माना जाता है। देशबंधु नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किया था, जबकि CF एंड्रूज को दीनबंधु नाम से जाना जाता है। दीनबंधु CF एंड्रूज। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जन नायक कहा जाता है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? अंधरुति राय ने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक को अंधरुति राय ने लिखा है। विक्रम सेठ ने सूटेबल बॉय एम गोल्डन नेट नामक पुस्तक लिखा है। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनीता देसाई का पहला उपन्यास क्राई द पीकॉक 1963 में प्रकाशित हुआ। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री को। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैड को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। अब तक इतिहास में हिंदी का यह पहला उपन्यास है जिसे यह सम्मान मिला है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं।